तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो काफ़ी दिनों के एब्सेंट के बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने भारतीय संविधान के टॉपिक को शुरू किया था और हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक को पूरा पढ़ने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को जरूर नोट कीजिएगा, आज के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर में 44वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1975 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में और 42वां संविधान संशोधन 1976 में। बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग बताइए मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य को रसिया के संविधान से लिया गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में कौन गलत कथन है। ऑप्शन नंबर ए में है, मूल कर्तव्य को न मानने पर दंड का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी में है, मूल कर्तव्य को न मानने पर दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है, दंड हो भी सकता है और नहीं भी। और ऑप्शन नंबर डी में है, तीनों कथन सही है। तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में कौन गलत कथन है। तो देखिए, मूल कर्तव्य को न मानने पर दंड का प्रावधान नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मूल कर्तव्य को न मानने पर दंड का प्रावधान है। दंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य को मानने पर कोई दंड का प्रावधान, न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन गलत कथन है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। तो ये तो बात सही है, मूल संविधान जब बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं था। फिर ऑप्शन नंबर बी में है, इसे भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। तो ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी में पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन के समय केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे। तो 42वां संविधान संशोधन के समय केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है, नारा लगाना। बी में देश की रक्षा करना। सी में शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना। डी में पर्यावरण तथा वन जीव की रक्षा करना। तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। नारा लगाना हमारा मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। पर्यावरण तथा वन जीव की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। और शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। बार बार ऑप्शन में यही डाला जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो सभी लोग जानते हैं वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगले में जितने भी हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं वो सभी बताए गए हैं, तो आप लोग जरूर इसको एक बार रीडिंग डाल दीजिएगा। आपको जानना जरूरी है कि हमारे 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, नारा लगाना। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। आगे पांचवा की तरफ चलते हैं। पांचवा में देश के लोगों में मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना, देश की गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करना।
अब आगे देखते हैं। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 6 से 14 वर्ष के बच्चे का अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये 11वां जोड़ा गया है लास्ट में। तो हमारे 11 मूल कर्तव्य हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए यही बनेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन किससे संबंधित है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन किसकी रक्षा करता है? मूल कर्तव्य के, देश के, संविधान के, मानव के अधिकार के। तो क्वेश्चन सही है, स्पष्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन मानव के अधिकार की ही रक्षा करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज और लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की अध्यक्षता कौन करता है? आजकल एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ऐसा करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है, आगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी दिया गया है। जैसे देखिए, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में क्या अंतर है। तो देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में यही अंतर है। विधि विधेयक, जिसे बिल कहा जाता है या जिसे कानून कहा जाता है, तो विधि विधेयक बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है, अर्थात कानून विधायिका बनाता है। उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। कार्यपालिका में यही प्रशासनिक व्यवस्था आ जाती है, तो उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। और यदि उसे लागू करने में कोई न्यायिक चुनौती आती है, तो उसे न्याय में व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। तो आपको समझ में आ गया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर। विधायिका कानून बनाती है जो कि संसद में बनता है, और कार्यपालिका उसको लागू करवाती है जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हो गया। और न्यायपालिका जो कोर्ट और जज से संबंधित हो गया। तो न्यायपालिका उसमें न्याय संबंधी कानून व्यवस्था जो भी अड़चने आती है उसको सॉल्व करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले देखिए, आगे टॉपिक में बताया गया है कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र तथा राज्य। केंद्र की कार्यपालिका तथा राज्य की कार्यपालिका होती है। देखिए, केंद्र में संसद, लोकसभा। केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र की और एक राज्य की, जिसमें संसद और विधानमंडल आ जाता है। केंद्र में संसद होता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा में विभक्त होता है। राज्य में विधानमंडल होता है जो कि विधानसभा और विधान परिषद में विभक्त होता है। आगे देखिए, न्यायपालिका 3 प्रकार की होती है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट। न्यायपालिका के 3 स्टेज होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट आप लोग के जिला में होता है, हाई कोर्ट स्टेट में होता है और सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही होता है। तो हो गया आज के लिए। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग बताइएगा, जिसमें हमने पहला भर दिया है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहाँ पर होता है, ये आप लोग को भरना है। ये देखिए, कार्यपालिका अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र की और एक राज्य की। जो काम राज्य संबंधी कानून व्यवस्था करवाती है उसे राज्य की कार्यपालिका कहा जाता है, और केंद्र संबंधी जो करवाती है उसे केंद्र की कार्यपालिका कहा जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग जरूर भरिएगा। तो रहने देते आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को भी लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो आप लोग चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, ताकि संविधान से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं हम सभी क्वेश्चन डाल देंगे। संविधान से क्या, सारे क्वेश्चन डाला जाएगा, जितने भी इतिहास, भूगोल, नागरिक और साइंस जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे एमसीक्यू अब इसी चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।